माँ, तुम ऐसी होती हो। रमन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उनकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटखटी हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रमन के बेटे सुनील ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, रमन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, सुनील ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ सुनील, क्यों चिल्ला रहे हो? रमन की पत्नी बिमला ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, सुनील ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों की लजवाती हो? बिमला ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सावित्री चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रमन बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रमन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। रमन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सावित्री अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रमन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रमन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रमन ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। बिमला को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सावित्री ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रमन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब रमन बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था।
अमेरिका से रमन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सुरेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रमन, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर सुरेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, बिमला ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर सुरेश ने रमन की ओर देखा तो रमन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सुरेश सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा कि सावित्री को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर सुरेश दौड़कर सावित्री के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सावित्री की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा रमन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो जरा भी शर्म नहीं आ रही होगी। डॉक्टर सुरेश ने रमन को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, रमन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई हुई थी। सावित्री ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सुरेश ने बिमला की ओर व्यंग्य से देखा। बिमला निरुत्तर होकर रमन को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रमन, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। बिमला बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रासनिक अधिकार बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर सुरेश की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, अब मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर सुरेश ने सावित्री से कहा। रमन को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर सुरेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रमन को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सावित्री के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रमन आज्ञा ने दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा और कमेंट करें। को भी धन्यवाद। पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सावित्री से आंख मिलाए। सावित्री ने बिमला की मनःस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रमन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू से मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। बिमला और बच्चों ने सावित्री के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।